हाय एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपील्स। सीपीसी की बात कर रहे हैं भाई, तो सीपीसी की जब बात आती है ना तो अपील्स में बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, एपेलेट डिक्री यानी कि सेकंड अपील, फ्रॉम ऑर्डर्स एंड इवन टू द सुप्रीम कोर्ट, और इनके अलग अलग सेक्शन नंबर, अलग अलग ऑर्डर नंबर। देखो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और कब पूरे अपील्स अपन कवर कर लेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, यानी कि जब भी कोई ट्रायल कोर्ट कोई डिक्री पास करता है और उस ओरिजिनल डिक्री को जब आप पहली बार अपील में लेके जाते हैं, अपील करते हैं, तो किन ग्राउंड्स पर करते हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या ऑर्डर क्या बात कहता है। देखो, जब ऑर्डर 41 की बात आती है तो ये जो है पहले तो देख के ही दिमाग खराब ये होता है कि यार 37 रूल्स, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एक एक नंबर के लिए ना आप फाइट कर रहे हो वहां पे लिटरली। और इसीलिए ऑर्डर 41 के लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको सिर्फ वही दिमाग में रखने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। और आप सोच के देखो ना, इस छोटे से वीडियो में आपका पूरा ऑर्डर 41 और पूरे जो सेक्शंस हैं वो सब कवर हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गलत बात, जल्दी से कर लीजिए। तो अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। सेक्शन 96 समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है कि पहला मान लेते हैं एक कोर्ट है जो है C1। ये ट्रायल कोर्ट है, या जिसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी कहते हैं, जहाँ पे आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, प्रोसीडिंग्स चली और फाइनली एक डिक्री पास हो गई। अब डिक्री क्योंकि आपके अगेंस्ट है, आपको इससे प्रॉब्लम है, आप अग्रीव्ड हैं, तो आप चाहेंगे कि आपको एक रेमेडी मिले। अब आप किस कोर्ट के पास जाएंगे? एक कोर्ट के पास जाएंगे अपील लेके, ठीक है। तो अपील लेके कहाँ जाएंगे? मान लेते हैं कि C1 कोर्ट की जो भी अपील्स होती हैं, मानते हैं ये है क्लास 1 जज, ठीक है, इसकी जो भी अपील्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट है वो है C2। तो जो भी यूजुअली C1 से अपील्स जाती हैं वो जाती हैं C2 में। तो C2 यहाँ पे हो गया एपेलेट कोर्ट C1 का। तो अभी डिस्ट्रिक्ट जज इस अपील को सुनेंगे। तो यही लिखा है कि जब भी कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में यानी कि ट्रायल कोर्ट से कोई डिक्री पास होती है तो वो कहाँ पे जाएगी? कोर्ट ऑथोराइज्ड टू हियर अपील फ्रॉम डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट। अब अगर सीपीसी में या किसी और लॉ में कोई दूसरी बात कही गई है तो आपको वो भी ध्यान रखना है, अदरवाइज जो आपकी अपील्स हैं वो ज़रूर होंगी, और कहाँ होंगी आपको पता लग गया। अब दूसरी बात आती है एक्स पार्टी डिक्री की। एक्स पार्टी डिक्री मीन्स जहां पर एक ही पार्टी प्रेजेंट है, और वो कौन सी प्रेजेंट है? प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ ऑल टाइम था। आपको ये जनरल रूल पता होगा कि अगर प्लेंटिफ नहीं आते हैं तो सूट डिसमिस होता है, और डिफेंडेंट नहीं आते हैं तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अब वो आए ही नहीं तो डिक्री भी कैसे पास हो गई? एक्स पार्टी हो गई। ऑर्डर 9 रूल 13 बात करता है कि जब भी कोई एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाती है तो डिफेंडेंट क्या करेगा? उसके पास एप्लीकेशन लेके जा सकता है कोर्ट के पास, सेम कोर्ट के पास, कि आप इसको हटा दीजिए, आप इस डिक्री को सेट असाइड कर दीजिए। अब अगर वो सेम कोर्ट के पास नहीं जाना चाहता है तो वो क्या दूसरी रेमेडी यूज कर सकता है? डिक्री के अगेंस्ट क्या कर दे? एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट अपील कर दे। अब ध्यान देने की बात, ऊपर लिखा था शैल लाए और यहाँ पे है मे लाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिक्री विथ कंसेंट ऑफ पार्टीज। अभी विथ कंसेंट ऑफ पार्टीज में क्या होता है कि पार्टीज ने अग्री कर लिया कि ठीक है, हम जो भी टर्म्स कंडीशंस आप बात कर रहे हैं, कोर्ट से बोलता है हम अग्री हैं उस बात पे। तो क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो एक कंसेंट डिक्री पास हुई है। अब कंसेंट डिक्री की आप अपील कैसे करेंगे? आप अपील नहीं कर सकती क्योंकि आप अग्री करे थे उस बात पे, तो आप एस्टॉपल लग जाएगा यहाँ पे। अब आप अपनी बात से मुकर नहीं पाएंगे और इसलिए इसकी अपील नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज जो हुआ वो ही आप बोल दे कि भाई वो ही इलीगल है, वो ही लीगली नहीं हुआ है, तो बात अलग है। अदरवाइज कंसेंट डिक्री की अपील नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई डिक्री है कोई ऐसे सूट के नेचर की हो जो कि स्मॉल कॉज कोर्ट भी उसको कॉग्निजेंस ले लेता है, और उसका सब्जेक्ट मैटर कितना है? 10,000 रुपए से कम, ठीक है। तो अब क्योंकि बहुत छोटा मामला कोर्ट समझती है कि यार 10,000 का भी मामला नहीं है, इसके लिए क्या तुम अपील लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे अपील नहीं होगी। बट अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड है तो आप अपील
कर सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ गई है यहाँ पे। तो ये आपका 96 4 पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपका अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज ऑलमोस्ट खत्म होता है। अब थोड़े से कुछ दूसरे प्रोविजंस हैं, जैसे कि 97 कहता है कि अगर कोई डिक्री पास होती है, तो ये आप सब जानते हैं सेक्शन 2.2 जो कि डिफाइन करता है डिक्री को, वो कहता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है और फाइनल डिक्री भी हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मानते हैं एक सूट फाइल हुआ था पार्टीशन के लिए एंड सेपरेट पोजेशन के लिए। कोर्ट कह देता है कि ठीक है, आप पार्टीशन कर दीजिए और फिर उसके बाद जो भी है वो पोजेशन इनको दे दीजिएगा। तो ये तो प्रिलिमिनरी डिक्री हो गई। अब फाइनल डिक्री ऐसे केस में क्या होगी कि जब कोर्ट जाएगा वहां पे देखेगा कि यार ठीक है, मैंने पार्टीशन तो कर दिया, लेकिन अभी कौन सा पोर्शन, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, कौन सा वाला एरिया इसको मुझे देना है, तो वो सब कब होगा, बाद में होगा। तो वहां उसके लिए फाइनल डिक्री पास होती है। ये मैंने आपको थोड़ा छोटे से एग्जाम्पल से समझाया है कि कैसे प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री आप समझोगे। अब सीपीसी ये कहता है कि अगर कोई प्रिलिमिनरी डिक्री से अग्रीव्ड है, उसको परेशानी है कि यार ये प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं आनी चाहिए थी, और वो उसी की अपील नहीं करता, और बाद में जाके उसकी आत्मा जागती है और कहता है नहीं नहीं नहीं, फाइनल डिक्री की मैं तो अपील करूंगा, ठीक है, और फाइनल डिक्री में वो ये भी उठाता है मुद्दा प्रिलिमिनरी डिक्री का, तो आप क्या हो जाओगे, यू विल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग प्रिलिमिनरी डिक्रीज करेक्टनेस इन अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री। पर छोटी सी बात जो सेक्शन 97 कहता है। अब सेक्शन 98 और भी छोटी बात कहता है कि जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा जज अपील सुनते हैं तो डिसीजन कैसे लोगे, मेजॉरिटी से लोगे। और अगर मेजॉरिटी आ ही नहीं पा रही है, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जजेस आपने ले लिए, तो मैं कहूंगी पहले तो इवन लेने ही नहीं चाहिए थे। अब अगर ले भी लिए हैं तो आप ये देख लो, क्या उस कोर्ट में और भी जजेस हैं? यस हैं। तो आप उन जजेस को बोलो कि यार ये मुद्दा है, ये पॉइंट ऑफ लॉ है, जहाँ पे ये जजेस जो हैं एग्री नहीं कर पा रहे हैं, मेजॉरिटी निकल के नहीं आ रही है। अब ये जो दूसरे जजेस हैं इनको आप ये पॉइंट ऑफ लॉ सुनवा दो। अब वो जो भी डिसाइड करें, फाइनली जो भी मेजॉरिटी निकल के आएगी वो डिसीजन मान लिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 99 पर। तो कोई भी डिक्री को आप रिवर्स या मॉडिफाई नहीं करेंगे अगर उसमें कोई ऐसी एरर है या इरेगुलरिटी है जिससे कोई भी केस के मैरिट्स पे या जुरिस्डिक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब कहते हैं कि कोई भी डिक्री अगर अपील हो रही है तो आप उसको वेरी रिवर्स या मॉडिफाई नहीं करेंगे, ना ही उसको रिमांड करेंगे। ये इसको हम डिटेल में आगे डील करेंगे, आपको समझ आ जाएगा तब। ग्राउंड्स क्या है कि पार्टीज या कॉज ऑफ एक्शन को आपने मिस जॉइंडर करा या नॉन जॉइंडर करा, एरर, डिफेक्ट, इरेगुलरिटी, अगर इन सब की वजह से कोर्ट कहता है कि मैरिट्स पर या जुरिस्डिक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप जो है डिक्री को कुछ भी ना कीजिए, जैसा है वो रहने दीजिए। लेकिन सेक्शन 99 साथ ही में ये कहता है कि अगर आपने नॉन जॉइंडर किया नेसेसरी पार्टीज का, अभी नेसेसरी पार्टी को समझने के लिए मानते हैं अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के अगेंस्ट कोई केस किया, ठीक है, इसके लिए एविक्शन के लिए, तो टेनेंट क्या है यहाँ पे, नेसेसरी पार्टी है। और अगर सब टेनेंट को भी ये पार्टी बनाना चाहते हैं, जबकि उसके एविक्शन के लिए सूट फाइल नहीं हुआ है सब टेनेंट के, बट पार्टी बना दिया, तो सब टेनेंट यहाँ पे प्रॉपर पार्टी होती है। बेसिकली नेसेसरी पार्टी वो जिसके बिना आप कहते हैं ना डिक्री का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर जरूर आप डिक्री के साथ जो आप इन तीनों में से ऑप्शन आपको लगेगा वो आप करेंगे, अदरवाइज नो। अब सेक्शन 99A समझते हैं। बहुत कम एस्पिरेंट्स इस बात को जानते हैं कि सेक्शन 47 में पहले जो भी ऑर्डर पास होता था उसको हम डिक्री कंसिडर करते थे और उसकी प्रॉपरली अपील होती थी, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, जो भी प्रोविजंस थे। बट बाद में इसे हटा दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी होने लगी थी, कोई सूट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। अब क्या आया, 99A आया। ये सेक्शन 47 क्या कहता है, शॉर्ट में देखिए कि अगर कोई भी डिक्री पास हो चुकी है, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत ये है कि डिक्री पास हो चुकी है और सेक्शन 47 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डिक्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या उनके डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया कि अभी एलआर जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं वो एलआर जो है पार्टी का है भी या नहीं। तो सेक्शन 47 ये कहता है कि इस तरीके के जब क्वेश्चन आए ना तो आप इनके लिए एक सेपरेट सूट मत फाइल करने लगिएगा
ऑलरेडी बहुत सूट है हमारे इंडिया में, आप अलग से सूट फाइल मत करना, आप एक एप्लीकेशन फाइल करिएगा और वो कंटिन्यूएशन माना जाएगा उसी चीज का और वहां पे एक ऑर्डर पास हो जाएगा। जो भी ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 47 में उसको हम रिवर्स या मॉडिफाई तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो डिसीजन पर प्रेजुडिशियली अफेक्ट ना करे। ऑर्डर 41 पर आते हैं। देखिए ऑर्डर 41 के जो रूल्स हैं वो है 1 to 37। इन सभी रूल्स को नहीं पढ़ना है आपको, एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ अपील रूल 1 to 4 जहाँ पे आपको बताया है कि आपको जजमेंट कॉपी देनी होती है, अपील कैसे फाइल करते हो। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो इन टर्म्स कंडीशन पर आप रुकोगे भी कि नहीं, कौन सा कोर्ट करेगा, ये सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। सिक्योरिटी भी आप ले सकते हो यहाँ पे। तो स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स 5 to 8। समरी डिसमिसल, जब भी अपील आप लेके जाते हैं अगर उसमें प्राइमा फेसी कुछ ग्राउंड्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप उसको समरली, ठीक है, क्या करोगे, डिसमिस कर दोगे। रूल 11 एंड 11A। फिर उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो गया तो 12 एंड 14 आप देखोगे, आप क्या करोगे, रिस्पोंडेंट यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उसको आप नोटिस दोगे, डेट बताओगे, ये सब काम हो गया। फिर हियरिंग शुरू होगी, उसके ये रूल्स आते हैं। क्रॉस ऑब्जेक्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, प्री में भी आपसे रोल नंबर पूछ सकते हैं। इससे हम एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे जहां डिटेल में इसको मैं आपको सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 107 पे। तो सेक्शन 107 बात करता है कि जब भी अपील आती है तो कोर्ट उसको वहीं डिटरमिन कर सकता है या रिमांड कर सकता है, एडिशनल एविडेंस ले सकता है और उनको हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। अब आपको देना है जजमेंट, एपेलेट कोर्ट आप हो, जजमेंट दोगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं वो इन रूल्स में है और डिक्री पास होती है एपेलेट कोर्ट की, उसमें क्या फॉर्मेलिटीज करनी है आपको यहाँ पर देखने मिलती है। अब फाइनली हम आते हैं फॉर्म ऑफ अपील्स रूल 1 to 4 ऑर्डर 41। ये आपको एक फॉर्मेट दिया है मेमोरेंडम ऑफ अपील जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे आपको मेंशन करने हैं ग्राउंड्स, किस बेसिस पे आप अपील कर रहे हो वो ग्राउंड्स बताओगे। अगर मनी डिक्री पास हुई है आपके अगेंस्ट और आप उसकी अपील कर रहे हो तो आपसे ये बोला जाता है कि यार तुम वो अमाउंट जो है कोर्ट में डिपॉजिट कर दो या उसका सिक्योरिटी दे दो, उसके बाद हम अपील आपकी सुन लेंगे। साथ ही में जजमेंट की कॉपी भी देना आपको कोर्ट को जरूरी है। नेक्स्ट है रिजेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। रिजेक्ट कब करोगे, जब कोई भी चीज अकॉर्डिंगली नहीं होती है बट आपको रीजंस देने होते हैं तो आप मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिजेक्ट कर दोगे। और यहाँ पर रिटर्न ऑफ मेमोरेंडम मीन्स जैसे आप प्लेंट क्या करते हो, रिटर्न करते हो, तो क्यों कर रहे हो रिटर्न, यहाँ पर आप अपील में आप चाहते हैं कि उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स हो, उसको अमेंडमेंट के बाद आप लेकर के आइएगा। फिर आप देखेंगे 3A बात करता है कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले। अगर विद इन लिमिटेशन पीरियड आप अपील नहीं कर पाते हैं तो रीजन होगा उस बात का, तो क्या रीजन है, सफिशिएंट कॉजेज आपके क्या है, ये आपको एक एप्लीकेशन में लिख के देना होता है और एफिडेविट लगाना होता है शपथ पर। कोर्ट अगर रिजेक्ट नहीं करता है ये एप्लीकेशन तो वो रिस्पोंडेंट को नोटिस देता है कि देखो आप इस डेट को आ जाना, आपके अगेंस्ट अपील हो गई है। अब बात करते हैं समरी डिसमिसल। प्राइमा फेसली जब आप उसको देख रहे हैं मेमोरेंडम को तो आप डिसमिस कर सकते हैं वहीं की वहीं अगर आपको उसमें ग्राउंड्स नहीं दिख रहे हैं। तो एपेलेट या प्लीडर को आप सुनेंगे, उसके बाद आपको लगता है इसमें दम नहीं है, जो भी रीजन है वो सही नहीं है, तो आप जजमेंट डिलीवर करेंगे कि मैं इसको समरली डिसमिस करता हूँ, रीजंस बताओगे और एक डिक्री भी आप दे सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट नहीं हो तो हाई कोर्ट को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर आप एपेलेंट हैं, आपने अपील करी है और अगर आप उस डेट को आते ही नहीं हो जिस दिन सुनवाई के लिए आपको बुलाया गया है तो भी डिसमिस कोर्ट कर देगी। अब कोर्ट क्या करेगा कि जिस भी डिक्री की अपील हुई है वो डिक्री जिस भी कोर्ट ने पास करी है, मानते हैं C1, उस कोर्ट को वो क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा कि यार भाई देख तेरे डिक्री के अगेंस्ट अपील हुई थी और वो जो है मैंने डिसमिस कर दी है। अभी एपेलेट कोर्ट को कोशिश ये करनी होती है कि जो भी सुनवाई है रूल 11 में जो चल रहा है, ठीक है, वो 60 डेज के अंदर अंदर उसको कंक्लूड कर दे। अब अगर समरी डिसमिसल नहीं हुआ होता तो आप उसको शुरू करोगे सुनना, आप एपेलेंट और रिस्पोंडेंट को सुनोगे, ये रूल 16 में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं ये 17, 19 एंड 21 का ग्रुप जो कहता है आप क्या करोगे, अपील को डिसमिस कर सकते हो बिकॉज ऑफ एपेलेंट्स डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट क्या है उसका कि जिस दिन उसको बुलाया गया था सुनने के लिए वो आता ही नहीं है तो आप डिसमिस कर दो। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आता है तो आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करके एक्स पार्टी डिक्री पास कर दो। क्या कोई रेमेडी है? बिल्कुल, जैसे ऑर्डर 9 में आपको रेमेडी मिलती है सूट के टाइम पे, वही रेमेडीज आपको यहाँ मिलेंगी। रीएडमिशन करा सकता है
एप्लीकेशन में सफिशिएंट कॉज मेंशन कर दे कि ये हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, कोर्ट उसको रीएडमिट कर लेगा अगर लगा तो। और अगर रिस्पोंडेंट नहीं आया था, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, अब रिस्पोंडेंट के पास रेमेडी है रूल नंबर 21 में कि अगर एक्स पार्टी एपेलेट डिक्री पास हो गई, यहाँ तो डिक्री ही पास हो गई है, ठीक है, तो भी वो एप्लीकेशन लेके जा सकता है उस कोर्ट में कि देखिए यार मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मुझे नोटिस में ही नहीं आया कि ये डेट थी या मेरे पास सफिशिएंट कॉज है। कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो फिर से उस केस को सुनेगा। अब आ जाते हैं हम जनरल पावर्स रिलेटिंग टू अपील। क्या बात करता है कि एपेलेट कोर्ट की क्या पावर्स हैं, तो ये इनके जो रूल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वो केस को फुल्ली डिटरमिन कर सकता है, रिमांड कर सकता है, उसको इश्यूज फ्रेम करके रेफर कर सकता है ट्रायल के लिए, या फिर एडिशनल एविडेंस ले सकता है और फिर फाइनली डिसाइड करेगा कि मुझे इस अपील का क्या करना है, क्या डिग्री पास करनी है। पावर्स एंड ड्यूटीज़ तो देखिए वो भी होंगी इस एपेलेट कोर्ट के पास जो लोअर कोर्ट के पास होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हमने यहाँ देख ली, अब इनकी बारी है हम इनको डिटेल में पढ़ें। तो रिमांड ऑफ केस जो देखेंगे आप, रूल 23 एंड 23A बात करता है। रिमांड क्या है? बेसिकली टू सेंड बैक, आप केस को फिर से भेज रहे हैं लोअर कोर्ट में। क्यों? सूट अगर डिस्पोज ऑफ हुआ था प्रिलिमिनरी पॉइंट पर। प्रिलिमिनरी पॉइंट कौन से हो सकते हैं कि ये विद इन लिमिटेशन है या नहीं है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, रेस जुडिकेटा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही क्या होता है, सूट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, ठीक है, यहीं पे डिग्री पास हो जाती है। अब अपील में क्या होता है, जो डिग्री पास हुई थी वो रिवर्स हो गई, ठीक है। अब एपेलेट कोर्ट इस केस को रिमांड करेगा कि यार देखो जो पॉइंट पे तुमने इसको डिस्पोज ऑफ किया था वो मुद्दा नहीं था, आपको इसको रीट्राई करना होगा और उस सूट को रीएडमिट करो अब, ठीक है, फिर से सुनवाई होगी। 23A क्या कहता है कि अगर सूट डिस्पोज ऑफ हुआ अदरवाइज देन ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट, कोई दूसरे ग्राउंड्स पर जो भी इशू ऑफ फैक्ट्स, इशू ऑफ लॉ थे वहां पर डिस्पोज ऑफ होता है और यहाँ भी डिग्री रिवर्स होती है। और एपेलेट कोर्ट को अगर लगता है इफ कंसिडर नेसेसरी, तब ही एपेलेट कोर्ट उसको रीट्रायल का ऑर्डर देता है और जो 23 में जो पावर्स यूज हो रही है वो यहाँ पे होगी। इन दोनों को बहुत एक्सट्रीम केसेस में आप जाकर के यूज करते हैं, जनरली से चलते फिरते नहीं कोर्ट की रिमांड कर दो केस को, ऐसे नहीं करता है, ठीक है। फिर आता है रूल 25-26 फ्रेम इश्यूज एंड रेफर फॉर ट्रायल। यहाँ पे एपेलेट कोर्ट को लगता है लोअर कोर्ट ने इशू को फ्रेम किया ही नहीं, ठीक है, या ट्राई करना ही भूल गए भाई, ट्राई ही नहीं किया उसको इशू को, या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिटरमिन किया ही नहीं, जो करना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब इसको वो खुद करेगा, मैं फ्रेम करके दूंगा, कोर्ट कहता है। एपेलेट कोर्ट ने फ्रेम किया और रेफर कर दिया लोअर कोर्ट को कि अब तुम इसको ट्राई करो, एडिशनल एविडेंस लेने की ज़रूरत पड़े तो लो, और इनको सब कुछ डिसाइड करने के बाद आप मुझे रिटर्न करेंगे क्या क्या एविडेंस लिए, क्या आपकी फाइंडिंग है, क्या उसका रीज़न है, विद इन टाइम जो भी कोर्ट बताए लोअर कोर्ट को देना होगा। जब एपेलेट कोर्ट के पास ये रिटर्न होके आया है सब कुछ, अब वो उसको अपील को डिसाइड करेगा। अब अगला देखिए एडिशनल एविडेंस 27-29। जनरल रूल ये है कि जो भी अपील आप करते हो, पार्टीज जब अपील करती हैं तो वो एडिशनल एविडेंस चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो वो नहीं दे सकती हैं। जो एविडेंस आपने लोअर कोर्ट में दिए बस वही होते हैं, अलग से कोई एविडेंस आप नहीं लोगे। लेकिन रूल 27 वो 3 ग्राउंड्स बताता है जिन पर आप एडिशनल एविडेंस ले सकेंगे। पहला ग्राउंड है कि जो भी लोअर कोर्ट था उसने उन एविडेंस को जो एडमिट करने चाहिए थे वो एडमिट करने से रिफ्यूज कर दिया था, तो अब एपेलेट कोर्ट कहेगा कि कोई ना, मैं हूं ना, और वो सुनेगा। दूसरा ग्राउंड है कि जो भी ड्यू डिलिजेंस के बावजूद एविडेंस उस समय ला ही नहीं सकते थे, उस समय पार्टीज के नॉलेज में थे ही नहीं, तो भी आप बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है एपेलेट कोर्ट को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे विटनेसेस को एग्जामिनेशन करना चाहिए सो दैट मैं एक जजमेंट दे सकूं, आप उन एविडेंसेस को भी एक्सेप्ट करोगे। रूल 28 कहता है कि मोड क्या होगा, एपेलेट कोर्ट कैसे लेगा एडिशनल एविडेंस। अगर टाइम है तो खुद से ले ले, बट यूजुअली टाइम होता कहाँ है, तो
तो क्या करोगे, लोअर कोर्ट को बोल दो कि एविडेंस ले ले, उसके बाद मुझे सेंड कर देना। यहाँ पर आपने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने एडिशनल एविडेंस के कवर कर लिए हैं। तो अब हम आते हैं जजमेंट इन अपील जो है 30 to 34 एंड डिक्री इन अपील 35 to 37। आपको इन सभी रूल्स को बिल्कुल डिटेल्स में नहीं देखना है, जितना मैंने लिखा है बस उतना उतना आपको पढ़ना है, आपको आइडिया लग जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा इन सभी रूल्स का। और बाकी जो भी हमने आज इस वीडियो में कवर किया है उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द लॉ टेम्पल पर मिल जाएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में है। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, CPC पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।